प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो कल जो आपको सामग्री प्रेषित की गई थी वीडियो में, उससे अगली कड़ी में है। कल जो हमने विषय जहाँ छोड़ा था वो था रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ और उसके उद्देश्य। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, प्रतिपाद्य और प्रवृत्तियाँ विषय लिखा हुआ है। जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि रीतिकाल का प्रतिपाद्य क्या है, आपको संक्षेप में पहले ज्ञात हो चुका होगा कि चूँकि ये रीतिकाल के कवि सामंती भोग विलास की प्रवृत्तियों से वशीभूत थे प्रायः अधिकतर, क्योंकि इसी रीतिकाल में वो संत कवि भी आते हैं जिन पर शोध कार्य चल रहा है, पर वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, जो कि राज्याश्रय से अलग रह करके उन्होंने कार्य किया है। वो रीति मुक्त काव्यधारा में आते हैं। रीतिकाल में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का जब अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का युग आ चुका था सामंती परिवेश के रूप में। आप सामने देख पा रहे हैं, उसी को मैं पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और लोग शकुन अपशकुन, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिषियों की वाणी, है ना, बाल विवाह, बहुविवाह की प्रथाएं प्रचलित थी। धार्मिक दृष्टि से भी मंदिर मठों में रहने वाले पुजारी महंतों का जीवन धर्म के नाम पर एक विकृत हो चुका था। और इसी दौरान जो राजा के आश्रय में रहने वाले कवि, वो कविता का पाठ करते थे, सृजन करते थे, और उस सृजन में काव्यशास्त्र के नियमों का अनुशीलन तथा सामंती जीवन का चित्रण प्रमुखता रहता था। अधिकांश कवि दरबारी थे इस काल के कवि। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और समग्र उत्तर भारत के छोटे बड़े राजाओं के आश्रित रहे। उनको ध्यान में रखकर ही काव्य रचना करते थे। यदि युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो उनकी वीरता का बखान बढ़ा चढ़ा कर करते थे, चारण और भाटों की तरह। और कुछ ऐसे भी कवि थे, भूषण जैसे कवि थे, जिनको ऐसे आश्रयदाता मिले जिन्होंने उनकी काव्य प्रतिभा को पहचान करके उनके अंदर राष्ट्र प्रेम से संबंधित जो प्रवृत्तियाँ थीं, उनको उस तरह की रचना लिखने के लिए उनको प्रेरित किया। देव जैसे प्रतिभाशाली कवि का जीवन भर आश्रयदाताओं की तलाश में भटकते रहे, पर वो उन्हें नहीं मिला। वो कई राजाओं का आश्रय उन्होंने प्राप्त किया। खैर, साहित्य, संगीत आदि कलाओं में जो सामंती लोग रुचि रखते थे, उस रुचि के प्रभाव स्वरूप संगीत, साहित्य, कला, इनका बहुत चरम रूप से विकास हुआ। इनको अच्छे खासी इनको रकम मिलती थी, और रकम के साथ साथ इनको प्रोत्साहन मिलता था। राजा से जो लोग अपेक्षा रखते थे, वो लोग इनकी तारीफ कर करके कवियों को और चढ़ाते थे। इस तरह की प्रवृत्तियाँ आदिकाल और भक्तिकाल में नज़र नहीं आती हैं। आधुनिक काल की जब आप रचना को पढ़ेंगे तो वहाँ भी इन प्रवृत्तियों को छोड़ दिया गया है, पीछे छोड़ दिया गया है। तो पूरे हिंदी साहित्य के काल में लगभग 200 से 250 वर्ष का एक काल ऐसा रहा है जिसमें ऐसी रचनाएं लिखी गई हैं जिसमें मन की जो भावनाओं और जो आंतरिक सौंदर्य को उन्होंने गौण हो गया, बाह्य सौंदर्य प्रमुख हो गया। इसी प्रकार ये रीति कविता लिखी गई है। इसकी सामान्य प्रवृत्तियाँ अर्थात विशेषताएं आपके सामने आ रही हैं। पहली प्रवृत्ति लिखी हुई है, सामने देखिए, सामंती अभिरुचि। यह काल सामंती अभिरुचि का काल है।
जो आश्रयदाता चाहता है उसके अनुरूप ही कवि लिखता है। प्रेम और श्रृंगार की प्रधानता तो ये तो हर काल में रही है, लेकिन उसको इस काल के कवियों ने संस्कृत लक्षण ग्रंथों का आधार बना करके और उसके हिंदी में उदाहरण लिख करके एक प्रतिस्पर्धा की तौर पर उसको पेश किया। यहाँ पर बौद्धिक विलास, कविता में बौद्धिक विलास हावी होने लगा। कवियों में आपस प्रतिस्पर्धाएं होने लगी, कौन श्रेष्ठ लिख रहा है, नक्श का वर्णन किसने कितना बेहतर लिखा है, नायक नायिका वेद का विवेचन किस कवि का उम्दा है, कलात्मकता इसमें किसमें कितनी ज़्यादा है। इस प्रकार से इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होने लगी। शुक्ल जी का बहुत बढ़िया इसमें कथन दे रहे हैं कि तुलसीदास सीता के प्रति राम का प्रेम राम को कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ाता है, जबकि रीतिकाल के कवि का जो नायक है वह अंतःपुर में ही, मतलब अंतःपुर राजा का रनिवास में ही संयोग तथा वियोग की सारी दशाओं का अनुभव करता है। तुलसी के यहाँ जो राम हैं वो जब सीता के अपहरण के बाद वन में जाकर के एक मृगों से, पशुओं से, पक्षियों से पूछती हैं कि तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है। वो प्रासाद में नहीं बैठे हैं, इसी ओर देखें केशव दास जी ने भी राम का चित्रण किया है, तो वहाँ भी प्रसंग है, पर वहाँ प्रसंग वो कला प्रियता, अलंकार प्रियता, छंद प्रियता का बोझल हो गया। यहाँ पर प्रेम के पीछे विलास की इच्छा अधिक है, प्रेम का भाव कम। उनका प्रेम सामाजिक जीवन से कोई संबंध नहीं रखता। उनके प्रेम की मुख्य प्रेरणा परकीय नायिकाएं, अपनी पत्नी नहीं है। आपने देखा वो नायिकाएं दो प्रकार की है, परकीय और एक स्वकीय। स्वकीय मतलब जो अपने पति में ही अनुरक्त है, परकीय यानी जो अपने पति से तो घर में रहती है पर वो किसी दूसरे से प्रेम हो गया तो उसके प्रति अनुराग रखती है। उसका चित्रण भी इस काल के कवियों का बहुत बड़ा एक विषय रहा है, जो कि चारित्रिक, आज के नज़रिए से देखा जाए तो चारित्रिक पतन का वो द्योतक है। दूसरा एक बिंदु आता है इस काल के कवियों की कविताओं का जो प्रतिपाद्य है, प्रवृत्तियां हैं, उनमें एक काल के जो कवि है वो आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति रही है। आचार्य कहते हैं विद्वत्ता, पांडित्य। कवि तो एक कोई भी बन सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है ना, एक भोला वाला हो सकता है, लेकिन आचार्यत्व पांडित्य के लिए आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा। तो इस युग के जो प्रायः कवि क्या थे, पढ़े लिखे थे और उनमें अपनी विद्वत्ता को प्रदर्शन करने के लिए होड़ लगी हुई थी, ठीक है ना। प्रायः सभी कवियों ने आचार्य बनने का प्रयत्न किया, रस अलंकार आदि काव्यांगों पर ग्रंथ रचनाएं की। इन रचनाओं में मौलिकता का सर्वथा अभाव रहता था, क्योंकि अलंकार शास्त्र जो है, जो पहले भामह का लिखा है, रुद्रट का लिखा है, दंडी का लिखा है, उसको पढ़ करके उसके ट्रांसलेशन या भावानुवाद में वो अपने परिभाषाएं लिखते थे, नए अलंकार बनाते थे, लेकिन नया क्रिएशन नहीं था। इसलिए कभी आलोचकों को कहना पड़ा कि यहाँ मौलिकता का अभाव था। मौलिकता केवल नए भेदों के नामकरण में ही, जैसे कि अलंकार वहाँ है जैसे 10, उन्होंने 10 अलंकार के उन्होंने बना दिए 50, अब वो तरह तरह के नाम रख दिए। यहाँ पर मौलिकता है, जैसे केशवदास का नाम लिया है। श्रृंगार के प्रच्छन्न और प्रकाश नामक 2 भेद किए, समझ गए। प्रच्छन्न कहते हैं गुप्त, श्रृंगार एक ऐसा होता है गुप्त होता है, और प्रकाश माने सामने रहता है। ऐसे 2 भेद कीजिए नायक के। किंतु काव्य शास्त्र इस साहित्य का आवरण मात्र है, मुख्य विषय नहीं। दूसरी प्रवृत्ति आती है इनके श्रृंगार की प्रवृत्ति। इस काल के कवियों ने
राजा के आश्रय में रहते हुए वहाँ की राज नर्तकी हो, नायिकाएं हो, है ना, या कहो नायक नायिका भेद विवेचन की बात यहाँ आती है। तो नायक के कितने प्रकार होते हैं? धीरोदत्त नायक है, धीर ललित है, धीर प्रशांत है, ऐसे नायकों के नायक नायिकाओं के भी 8 प्रकार की नायिकाएँ आती है। प्रोषितपतिका, मुग्धा, है ना, और कलहांतरता, इस तरह तरह की नायिकाओं का भेद विवेचन किया है। उनके अंगों का नख से लेकर सिर तक वर्णन किया है, वो भी बड़ा कैसा है, मार्शल कहती हैं, स्थूल वर्णन। यहाँ पर सूक्ष्म भावों की, भावनाओं की कदर नहीं है। श्रृंगार के भावों ने उस काल के धार्मिक साहित्य तक को प्रभावित कर दिया। कृष्ण और राधा का विवेचन आपने प्रथम वर्ष में विद्यापति के यहाँ भी पढ़ा है। वहाँ भी श्रृंगार है, भक्ति दोनों है, लेकिन वो श्रृंगार वासनाजन्य नहीं है, वासना पैदा नहीं करता। सूरदास जी के यहाँ भी राधा कृष्ण की स्तुति है, लेकिन वहाँ बाल सुलभ चंचलता है, विरह की पीड़ा भी है, लेकिन वहाँ भी वासना नहीं। वही श्री कृष्ण और राधा रीतिकाल के कवियों के, जब नायक रीतिकाल कवियों के यहाँ आते हैं तो नायक नायिका में परिवर्तित हो जाते हैं। और रीतिकाल का कवि कह उठता है कि आगे के कवि रीजिए तो कविताई, ना तो राधिका कान सुमरन को बहानो है। यदि हमारे कवियों की, हमारी रचना से कवि प्रभावित होते, उनको अच्छी लगती तो हमारी कविता है, नहीं होते तो हम तो राधिका कृष्ण को याद कर रहे हैं ना। इस प्रकार का ये जो इसको कहेंगे प्रच्छन्न, मतलब ये छिपी हुई एक अलग मानसिकता के साथ उन्होंने ऐसा काम किया है। अब कृष्ण भक्ति के नाम पर घोर श्रृंगारी काव्य की रचना हुई है। राम भक्ति का मार्ग मर्यादा और भक्ति का मार्ग था, प्रेम लीलाओं के लिए स्थान नहीं था। किंतु इस युग में राम भक्ति में भी माधुर्य भाव का प्रवेश हो गया। कृष्ण के समान राम की भी प्रेम लीलाओं का वर्णन किया जाने लगा, पर ये बहुत कम है। इस काल में, रीत काल के कवियों में प्रायः मान लो कि अधिकांशतः 90-95% श्री कृष्ण और राधा को श्रृंगार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला बिंदु आता है नारी सौंदर्य चित्रण। इस काल में जो श्रृंगार प्रमुख रचनाएं लिखी गई हैं, नारी के चित्रण को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। हरीश प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि श्रृंगारकालीन काव्य में, रीतिकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज में संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की मर्यादाओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र। विलास मतलब भोग विलास, उपभोग की वस्तु, इतना ही है वो। और उसकी भावनाएं, अपेक्षाएं, मान मर्यादाएं कोई मायने नहीं रखती। देव कवि का यहाँ पर एक उदाहरण है। कौन गने पुरवन नगर कामिनी एक राती, देखत हरे विवेक को चित्त हरे कर प्रीति। अर्थात इससे स्पष्ट है नारी की विशेषता इनकी दृष्टि में कुछ नहीं है, यह केवल पुरुष के आकर्षण का केंद्र है। श्रृंगार काल में नायिका भेद निरूपण में भी कवि सर्वत्र रूपवती नायिका का वर्णन करता है। एक उदाहरण इस पर देखा जा सकता है। अब कहने का तात्पर्य है, श्रृंगार काल में रूपवती नारी विलास का साधन है, जीवन का एक विश्राम स्थल है, जहाँ सभी प्रकार की दौड़ धूप से भ्रांत हो पुरुष नारी के मधुर आंचल में बैठकर दुखों और पराभवों को भूल जाते हैं। श्रृंगारकालीन कवि नारी के सामाजिक रूप, गृहलक्ष्मी और मातृ रूप का निरीक्षण नहीं कर सका। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पंत ने क्या कहा है, देवी, सहचरी, माँ और प्राण, ये छायावादी कवि हैं पंत, सुमित्रानंदन पंत। वो एक नारी क्या देवी है, माँ भी है, सहचरी भी है, प्राण भी है, लेकिन श्रृंगारकालीन कवियों के लिए सिर्फ नायिका भोग विलास का मात्र है। अब यहाँ पर ये कह रहे ना, सामाजिक रूप है ना, नारी एक समाज की एक चेतन सत्ता है सृष्टि की। गृह लक्ष्मी इसलिए कहते हैं, वो घर का एक आधार है। घर वाली से ही घर बनता है, घर वाली नहीं हो तो घर नहीं। मातृ रूप उसका बड़ा एक अलौकिक दिव्य रूप है, वो कभी नहीं देख सके।
वह तो परकीय नायिका के वर्णन में ही अधिक अनुराग प्रदर्शित करते रहे। विलास की साधन नारी के रूप सौंदर्य के प्रति कवि की आसक्ति को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी रुग्ण भावना के द्योतक कहा गया है। आगे और इस प्रकार से आप आगे इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। अभी मैं संक्षेप में ले रहा हूँ, विस्तार में और आगे लूँगा इस विषय, क्योंकि ये विषय लंबा है, एक वीडियो में नहीं होगा। एक प्रवृत्ति आती है भक्ति एवं वैराग का चित्रण। इस काल के कवियों ने श्रृंगार के अलावा वीर रस का भी चित्रण किया है, एक भक्ति का वर्णन भी उन्होंने किया है और वैराग्य में का वर्णन भी किया है। और क्योंकि भक्ति संबंधी रचनाएं तो परंपराओं का निर्वहन करने के लिए प्रस्तुत की गई है। भक्ति का जो रूप हमें भक्तिकाल के संत कवियों में मिलता है, यहाँ अभाव है। फिर भी कभी कभी ये कविगण ईश्वर का स्मरण कर लिया करते थे। इस रीतिकाल के प्रत्येक श्रृंगारी कवि ने भक्ति संबंधी कुछ बातों को उन्होंने कही है। समाज की भावना यहाँ नहीं है। और इसमें आप देखेंगे, पढ़ेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, एक एक बिंदु पर मेरा एक एक अलग वीडियो आएगा, क्योंकि आपके लिए रीतिकाल की समझ के लिए अत्यावश्यक है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण मतलब यदि उस जो श्रृंगार की भावनाओं की बात कवि कह रहा है, तो हर उस भावना के अनुरूप वो प्रकृति को वहाँ प्रस्तुत कर देता है। उद्दीपन माने उस प्रकृति, जैसे कभी बरसात हो रही, तो बरसात में यदि नायिका बहुत अपने प्रियतम के पास है, तो बरसात उसकी अंदर की जो भावनाएं हैं, अंदर की जो उनकी श्रृंगार को और बढ़ा देती है। 12 मासा षड ऋतु वर्णन को विस्तार यहाँ पर मिला हुआ है। अब आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये कवि करते हैं और मुक्तक शैली का प्रयोग प्रायः चाहे वो दोहा हो या पद हो, कवित्व हो, सवैया हो, सब में मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग इन्होंने अधिकांश किया है। यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य भी इसमें आए हैं इस काल में। और मुख्य जो बात है, रीतिकालीन जो कवियों की रचनाएं सामने आती हैं वो ब्रज भाषा में प्रायः लिखी गई हैं और अन्य भाषाएं भी क्षेत्रीय में लिखी गई होंगी, लेकिन अधिकांशतः प्रयोग इसमें हुए हैं। देखिए, अब समझ लगा अवधी, पूर्वी, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाओं में, पर ब्रज भाषा का बोलबाला काव्य के तौर से बहुत चरम पर था। इस प्रकार से ये रीतिकालीन कवियों की कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ आपके सामने आई हैं। अब कुछ खास प्रवृत्तियों पर आपको अलग से वीडियो हम जारी करेंगे, क्योंकि ये आगे, क्योंकि एक इसमें आपको कल के वीडियो में बताया था रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध 3 प्रकार की काव्यधाराएँ हैं। उन काव्यधाराओं के प्रसंग में एक एक कवियों का विवेचन भी होगा, कुछ प्रवृत्तियों पर भी होगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पूर्ण करते हैं। सभी को नमस्कार।